So, hello everyone. This is the second episode of the series Know Your Faculty, and the main theme of starting this series is particularly because हमें ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. The next door में ही हमारे इंस्पिरेशन होते हैं. So, can we get inspired by our teacher's journey, by our faculty journey? Because IRMA is an inspiring place, sir. So, अगर आप यहाँ पर आते हैं, then you have a purpose. आप यहाँ पढ़ाते हैं, then you have a purpose. So by knowing our faculty's purpose or by knowing our faculty's journey, we tend to get inspired. ये इस series का motto है. And we are very lucky to have Professor Vivek sir here. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. ये हमारा second episode है. And कोई गलती हो जाए सर तो मैं पहले और आखिरी में माफ़ी मांग लूँगा. But मैं पहले मांग लेता हूँ. Thank you so much for having me. And throughout the series हम ये कोशिश करेंगे कि बिकॉज इन क्लासरूम हमने सब बहुत क्लोजली सर से पढ़ा है. मे बी आफ्टर फर्स्ट टर्म हम में से बहुत लोगों ने शायद आपसे नहीं पढ़ा होगा, बट जिन्होंने फर्स्ट टर्म जिन्होंने भी पढ़ा है, दे नो कि सर हैज़ मेड अ वेरी बैलेंस बिटवीन, और बहुत क्लियरली कहा है सर ने कि यू फोकस मोर ऑन थिंकिंग. इफ आई ठीक है सर, मतलब आप फोकस बहुत करो सोचने पे. तो मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टर्म में था तो सर बोलते थे कि सोचो, तो हम लोग सोचना शुरू कर देते थे. कुछ लोग सोचते थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो वो भी था सर सीन. बट नेवरदलेस बाय द टाइम दिस 20th सेशन तक पहुँचे, वी फाउंड कि एवरीवन स्टार्टेड लविंग थिंकिंग. सो सर आई एम वेरी ग्लैड, एंड बाय दिस जो भी छोटा सा एपिसोड होने वाला है, वी लाइक टू नो मोर अबाउट यू सर बियॉन्ड द 20th सेशन. जो हमने जो काफ़ी चीज़ें जो हमने नहीं जानी आपके बारे में, और पॉसिबली अगर आप आज नहीं आते तो हम नहीं जान पाएंगे. सो वी होप टू नो दैट. सो थैंक यू अगेन सर फॉर joining us. So thank you so much for having me here and for putting things so succinctly. इतने संक्षेप में रख पाना कि IRMA में कोई क्यों आता है, कोई तो पर्पस होगा, नहीं तो बहुत सी अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और दे ऑल्सो हैव अ पर्पस. IRMA also has a very strong purpose, and it is also a reminder for me that I am here for a purpose. So thank you so much. I mean, this particular interaction will at least help me to keep reminding myself that there is a purpose to be followed up. And thank you so much. Thank you. Great start. Okay, sir, we'll start by मतलब थोड़ा आपके पर्सनल जर्नी के बारे में भी like to know, because we have seen मतलब बाई फार वी नो कि आपने मिशिगन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बट बियॉन्ड दैट अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो फ्रॉम कहाँ से हैं आप. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग सर, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि इफ़ देयर इज़ एनी वन पर्टिकुलर इवेंट इन योर पर्सनल लाइफ विच हैज़ मेड अ वेरी ग्रेट चेंज इन योर एटीट्यूड. अगर आप वो शेयर कर सकते हैं तो कोई भी, मतलब इट कुड बी स्वीट और कुछ भी हो सकता है सर. No, definitely. I'll just start with a quick background, which is nothing special. It's a very regular background. I was born, brought up like most other lower middle class families in India, in Lucknow. वहीं से सारी पढ़ाई करी और शुरुआत के 23 साल मास्टर्स की पढ़ाई तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया. और मेरे ख्याल से 12th क्लास तक शायद मेरे बैचमेट्स ना जानते हों कि मैं एग्जिस्ट करता था क्लास में. So to that extent, I had a very simple start to my work, and around 11-12 समझ में आने लगा इस शिक्षा का क्या उपयोग है लाइफ में. And for a very average skilled and average committed person like me, education was the only way out. So ये चीज़ मुझे 10th क्लास के बाद ज़्यादा समझ में आई कि और तो कोई वे आउट है नहीं, और ऐसा भगवान ने कुछ बहुत अलग तरीके से और जो बाकी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं. ये समझ में आ गया था 10th क्लास तक में, 16-17 साल तक में. तो उसके बाद समझ में आया कि पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है. और 12th क्लास में का रिज़ल्ट आया, और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है. 2 इंसिडेंट्स हैं जिसने बड़ा इंस्पायर किया मुझे. सर प्लीज़. मैं दोनों ही आपके क्वेश्चंस को मैच करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके. सो आफ्टर द क्लास 12th
as an average pass out. I had few admits in the engineering college, and not very bright ones, but like any other middle class household, my father का भी एक ड्रीम कहिए कि बच्चा इंजीनियर बनेगा और उसको एक इमीडिएट प्लेसमेंट मिलेगा। सभी एक फादर का, एक माँ बाप का एक होता है कि जितनी जल्दी लाइफ में सेटलमेंट हो सके। ये दूसरी चीज़, सेटलमेंट एक्चुअली बहुत बाद में जाके होता है। हाँ। और शायद 40वें वर्ष में मैं सेटलमेंट ही ढूंढ रहा हूँ। कोई हो भी नहीं पाता। हाँ, तो ये बहुत शुरुआती समय का है। तो उनका दिमाग में था ऐसा, तो उन्होंने, मुझे याद है दिन बहुत ही स्पेशली याद है कि जब वो UPTU के फॉर्म, तो उन्होंने जो भी उस समय एडमिशन जो काउंसलिंग सेशंस होते थे तो उसके फॉर्म लेके आए कि अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है बेस्ड ऑन माय स्कोर्स एंड ऑल। और उसी दिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का 125 रुपये का फॉर्म BA का लेके आया और ऑलमोस्ट हम लोग साथ में ही घर एंटर किए। और फादर ने वो काउंसलिंग का फॉर्म रखा और मैंने अपनी तरफ से BA का और 2 सब्जेक्ट्स बहुत क्लियर थे कि इतिहास और राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेना है। मैंने सामने रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, देखा और कहा कि अपनी यात्रा आपने लंबी कर ली है, और कहा कि इसके लिए 2 जोड़ी स्लीपर्स और कुछ कुर्ता पैजामा और ढेरों सारे बैग और खूब ढेर सारे A4 लीफलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो सब्जेक्ट्स भी चाहिए आपको UPSC के हैं, तो वो मैं आपको ला के दूँगा। बट नो दैट योर जर्नी हैज़ बिन elongated by yourself by 10 years at least। और उससे ये मुझे समझ में आया कि ये निर्णय मेरा है। मेरे फादर ने ऑल्दो मुझे बहुत साथ दिया, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझ में आई कि निर्णय मेरा हो रहा है और मैं ले रहा हूँ। तो उसकी जो सहभागिता थी वो 100% हो गई उसी समय ही। और बिना इस पूरे एक्सपीरियंस से गए हुए उन्होंने मुझे सिखा दिया कि कैसे ओनरशिप लेना है। एक 12वीं क्लास के बच्चे को ये समझ में आ गया था उस समय। BA किया, BA में बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा। थोड़ा सा बीमारी भी रही, एक वर्ष में काफ़ी सिक भी रहा, और उसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बड़ा एवरेज, अब एवरेज भी नहीं कहूँगा, एवरेज टाइप की थी। और इनफैक्ट मेरा आइडेंटिटी हो चुका था कि ये बहुत मेहनत करते हैं और लेकिन इनके नंबर बहुत नहीं आते हैं। और उसी से दूसरा एक इवेंट है कि हमारे यहाँ BA सेकेंड ईयर के बाद BA थर्ड ईयर में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं। तो मेरा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क है वो BA पास टाइप का कोर्स वर्क है, ना कि BA ऑनर्स टाइप का कोर्स वर्क है। ओके सर। तो देयर इज नो BA ऑनर्स एटलीस्ट एट माय पॉइंट इन टाइम, देयर इज नो BA ऑनर्स। तो मैंने ऐसे बताया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो बहुत क्लियर था, तीसरा विषय नहीं पता था। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये अर्थशास्त्र काम समझ में आता है सवेरे पेपर में पढ़ने के लिए, तो एक आप ये ले लीजिए तो हम लोग साथ में डिस्कस कर सकेंगे, और जनरल स्टडीज़ के लिए भी बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट होगा, तो सिविल्स में प्रीलिम्स करने के लिए भी आसानी होगी। तो ये किया, और सेकेंड ईयर के बाद ये देखने में आया कि अमंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आई वाज स्कोरिंग द वर्स्ट इन इकोनॉमिक्स। 50% नंबर भी नहीं आ रहा था ठीक से, और सबसे ज़्यादा मैं दिन भर वही पढ़ता रहता था, और मुझे लगता था कि मैं सीख तो रहा हूँ पर उसका कोई भी रिजल्ट मेरे पास था नहीं। सो एक जो दूसरा इवेंट मेरे लिए बहुत ही स्टैंड आउट हुआ है, फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू माय फादर। तो जो दूसरा इवेंट हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि मी माय सिस्टर, मेरी एल्डर सिस्टर है, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ कमिटिंग टू हार्ड वर्क, बिकॉज शी हैज़ बीन अ वेरी हार्ड वर्कर एंड हैज़ इनग्रेन्ड दैट इन मी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तो हम तीनों लोग डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है और एक में मेजर करना होता है, तो क्या होगा वो। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है इसका कोई। सो माय सिस्टर इमीडिएटली केम टू द कंक्लूजन दैट ये इकोनॉमिक्स में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इनका कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे कहा कि ये जो सब्जेक्ट्स तुम्हें कुछ रिटर्न कर रहे हैं उन पर स्टिक करो। और मैं थोड़ा असमंजस में था क्योंकि मुझे ये उस समय तक विषय बहुत पसंद आ चुका था, इसमें लॉजिक मुझे दिख रहा था, और मुझे लगा कि ये मेरे इंटर के बैकग्राउंड से भी नज़दीक है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो मुझे कुछ कैलकुलस करने का मौका, मैथमेटिक्स करने का मौका मिल रहा था उसमें। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में वो भी कुशलता को दिखाने का और समझने का मौका नहीं था। तो थोड़ा सा वो भी एक अटैचमेंट था उसकी वजह से, और कोई ऐसा रीज़न नहीं था कोई भी। और तो मेरे फादर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि सिर्फ आज आकर्षण ही है और सही में कोई प्रेम नहीं है विषय के साथ, तब भी आप लगे रहिए, क्या पता कल को प्रेम हो जाए। क्या बात। तो उनकी वजह से मैं इकोनॉमिक्स में रह गया। तो एक लेवल पर अगर उनका उस दिन वो
कॉन्फिडेंस ना होता, दोनों बार उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जबकि किसी छात्र के अगर 2 वर्ष तक 50% नंबर आ रहे हो किसी के, वो थर्ड ईयर में उसी विषय में पूरे यूनिवर्सिटी का 22 साल का विषय जो रिकॉर्ड हो, मार्क्स का रिकॉर्ड हो, वो टूटे। तो थर्ड ईयर में बहुत नॉर्मल पढ़ाई करी हमने, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो नॉर्मल पढ़ाई करी और वैसे ही कर रहे थे। पता चला कि कुछ बहुत ही अच्छा आउटकम हुआ। और जहाँ पर एमए में भी अब एडमिशन मिलने का दिक्कत था, क्योंकि मेरिट से होता था उस समय एमए में, बीए के मार्क्स के हिसाब से, तो वहाँ पर भी आराम से मुझे दाखिला मास्टर्स में मिल गया। तो कहीं ना कहीं लाइफ के शुरुआती समय में जो फॉर्मेटिव ईयर्स में पेरेंट्स से जो एक सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, और साथ में ही कंबाइंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि यू ओन इट, यू हैव टू ओन इट, उसने बड़ा, तो ये 2 लाइफ इवेंट्स हैं। नहीं सर। और आज जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से। और हाँ, तीसरा ये कि जब मास्टर्स कर चुका था तो मैं खाली बैठा था, यूपीएससी की फिर से तैयारी करना शुरू किया, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि बड़ा रिपीटेटिव नेचर लग रहा था। काफ़ी बच्चे जो हमारी ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों को मगअप करने में दिक्कत होता है, तो लगा सिविल में भी शुरुआती समय में मैं उसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स या इन्फरेंसेस नहीं देख पा रहा था। तो मुझे 4-5 दिन की जो कोचिंग किया उसमें फिर से थोड़ा सा एक वो था। तो मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरी एक शिक्षिका ने, टीचर ने मुझे कॉल किया जिन्होंने मास्टर्स में और बीए में पढ़ाया था, कि ये IIM अहमदाबाद में एकेडमिक एसोसिएट का ये पोजीशन निकली है। वो आज भी फ़ोन कॉल मुझे याद है। अगर वो फ़ोन कॉल मेरी टीचर की वजह से जब भी उन्होंने देखा, उनको मुझे उनको स्मरण आया कि इस बच्चे को बताया जाए तो ये कुछ करेगा इससे। तो मैं आज भी अपना पूरा का पूरा जो करियर है, दैट वन फ़ोन कॉल फ्रॉम माई टीचर रिमेंबरिंग मी ऑन अ वेरी अपॉर्चुन मोमेंट इज़ वॉट आई ओwe माई करियर टू। So I'm made up because of the blessings of my parents and teachers. That is the some substance of my life. Wherever I reached after that was just a matter of, lot of blessings from elders, from God, from my teachers, from everybody around. Just a composition of blessings. That's all, and little bit of awareness of what I'm engaged in. So it has been a meaningful journey in that sense. And it's a very the whole journey has made my heart also more soft. I'm willing to receive more blessings. Now I'm receiving the blessings of my students as well in a different way. In a different way the blessings come. When they are willing to learn from you, that's their blessing. So we receive blessings from all around. It's just the medium and the form is blessing has to be appropriate. And somehow it has happened that I have received it. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आई डोंट नो आपने कितनी बारी चीज़ें शेयर की होंगी, बट एज फार आई कैन सी और एज फार आई कैन अंडरस्टैंड, आप किसी इसी आंसर पे 1 या 2 घंटे का इंटरव्यू चल सकता है, बिकॉज ओइंग दिस मच टू योर पेरेंट्स। और मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे इस आंसर में दिखी कि यू हैव टू ओन व्हाट यू डू, एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शन की, आई थिंक सारे अपने स्पिरिचुअल रीडिंग्स में भी यही है कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। एंड सर हम लोग भी सीख सकते हैं कि कैसे यू हैव टू फॉलो योर गट फीलिंग, एंड कैसे आप इकोनॉमिक्स में यू आर नॉट सो गुड एंड देन सडनली आप नो एवरीवेयर जो भी आप कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन कि it's a very true observation also, and not only in certain spheres of life. See, होता क्या है कि जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, फिर मिडिल एज में आते हैं, फिर डुंडल होते हैं, सभी के साथ एक लाइफ साइकिल ही है। और आप अपने तरीके से अपने लाइफ को कंडक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं पर चीज़ें होती हैं, कहीं पर चीज़ें बिगड़ती हैं। क्वेश्चन आता है वाई। जो वाई का क्वेश्चन होता है वो अगर आंसर ना हो जाए बहुत जल्द, तो सबसे पहला होता है लॉस ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि अगर मुझे कारण ही नहीं पता चल रहा है कि मेरा कुछ कार्य हो क्यों नहीं पा रहा है, तो मेरा मोटिवेशन ये होता है कि आई स्टार्ट फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन अदर्स। मैं एक्सोजेनस इन्फ्लुएंसेस ढूंढता हूँ फिर। और ये थोड़ा सा जो कहिए कि शुरुआत की जो लाइफ की थोड़ी सी रीडिंग्स भी थी और लर्निंग्स, इन्फ्लुएंसेस भी थे, लर्निंग्स भी थे जो मैंने ऑब्जर्व किया था। वो ये था कि द थंब रूल इज इन एनी सिनेरियो, when I say I own it, it means I also stand corrected. गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी हो रही है और वो पार्ट आपका कंट्रोल में है।
तो अगर उस पर कार्य करना शुरू कर दिया जाए, बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है ये, और ये हमने कई बार सुना भी है, बट उसको जब हमने करना शुरू किया तो एक तो ये समझ में आया क्यों हो रहा है, या तो प्रारब्ध है मेरा, या कुछ अभी कर रहा हूँ, और दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेविएट नहीं होने देती हैं, भ्रमित नहीं होने देती। डुअलिटी इज ए प्रॉब्लम। हाँ, डुअलिटी इज ए प्रॉब्लम। आई मीन द्वंद्व जो सबसे बड़ा दिमाग में होता है, कंफ्यूजन। हाँ, उससे जो आदमी मुक्ति मिलती है, दैट इज द स्टेट ऑफ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्लिस इज अ स्टेज ऑफ नॉन डुअलिटी इन थॉट्स एंड आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। तो बहुत बार होता है, आप लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आपको लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपका लोग प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, कॉलीग्स जो आपके साथ आपके खड़े होने थे वो आपके पीछे कुछ और हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक समझ में आया कि ये सभी लोग एक्चुअली पोस्टमैन हैं, वो सिर्फ मेरे प्रारब्ध को डिलीवर कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही चीज़ आपको ला के दे रहे हैं, ऐसा हाँ, मुझे डिलीवर कर रहे हैं, उनके मोड ऑफ डिलीवरी पे मैं गुस्सा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। बट हमें गुस्सा अपने मैसेज पे करना चाहिए। हमें ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं मैंने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं किया हूँ तो ये हो नहीं सकता है। तो ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। मान लेते हैं कि ये सब कुछ गलत है, इसके बावजूद भी इसका ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट क्या है वो मुझे आज तक नहीं मिला है। मैंने जो भी सर्चेस करी है कि एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन कोई दे इसका, तो चीज़ें अगर इतनी रैंडम है तो मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी रैंडम है, तो उस रैंडमनेस में हम फिर सिस्टमैटिकनेस कैसे ढूंढें, वो भी एक अननेसरी का एक कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ में। तो अगर चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, मैं भी जो कर रहा हूँ सिस्टमैटिक है, मेरे साथ भी जो हो रहा है वो सिस्टमैटिक है, तो मैं भी ओनरशिप का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी सिस्टमैटाइज होना चाहिए। और इस चीज़ ने लाइफ को बहुत सिंपल कर दिया मेरे लिए। तो अभी जो डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कभी क्लास में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, मान लेते हैं, होता है हम सभी के साथ, हम सभी को एक अपने साथ हाँ। मतलब फर्स्ट टाइम में तो हम सबके रिस्पॉन्सेज आपको अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं। मैं तो 90 सोच के गया था, तो 9 या 5 पता नहीं था, नहीं 9 नहीं आए थे, बट 9 नहीं। तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और जो लाइफ के बाकी पैरामीटर्स हैं वो इतना डायनामिकली चेंज हो रहे होते हैं कि उसमें सामंजस्य बैठा पाने में पूरा लाइफ उसी में चला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा रहा कि कहीं ना कहीं एक सिंप्लीफाइड मॉडल समझ में आया कि ओनरशिप और किसी को इम्प्रूव होना है सिस्टम में अगर, तो मुझे होना है, और अगर चीज़ें हो रही हैं तो इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ हैपनिंग डिस्पाइट मी। तो उससे ह्यूमिलिटी भी आती है, कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज मिलता है कि इट इज़ हैपनिंग डिस्पाइट मी, नॉट बिकॉज ऑफ मी। तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी सुनिश्चित सी लगती हैं। मैं बस इतना ही होप करूँगा कि ऑडियंस इसे लूप में सुने, ताकि उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए सारे शब्दों की, सारे शब्दों की। बट मेजर सर का जो जितना पॉइंट मुझे समझ में आया है ये है कि कोई और चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करती अदर देन यू, एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। इतना ही है ना सर? तो अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को लाइट करते हैं, बिकॉज क्योंकि सर ये बहुत डीप चले जाती चीज़ें, ड्यूअलिटी, नॉन ड्यूअलिटी। जब हम लोग गॉसिप करते थे फर्स्ट टर्म में कि विवेक सर के पास ये प्रोजेक्ट आया, विवेक सर के पास इतने करोड़ के प्रोजेक्ट आया। तो उस पर अगर आप कुछ एक ही चीज़ कहूँगा, डिज़ायर वेरी केयरफुली। मुझे नहीं पता सर, हम लोग के फ्री टाइम में कुछ नहीं समझ में आता, तो हमें लगता था कि सर के पास इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उस पर अगर आप कुछ कमेंट कर देते सर तो थोड़ा लाइटर नोट पे कहूँगा कि जब मैं टीचिंग एसोसिएट था IMA में, तो मैं अपने प्रोफेसरों को देखता था, और एक दिन मैं भी सोचता था कि मेरे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे और मैं भी सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, और ये इच्छा इतनी प्रबल होती गई कि वो सही भी हो गया एक समय के बाद। लेकिन जब सही हो जाता है तभी मैं कह रहा हूँ डिज़ायर केयरफुली, क्योंकि ज़्यादा संभावनाएं जो डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए काम किया तो सही हो जाएगा, फिर उसको संभालना पड़ेगा। तो अभी जो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली डिज़ायर किया उसके लिए जीना भी पड़ रहा है, तो लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी जनरेट होती हैं, उसकी वजह से कई बार नेगेटिविटी भी आ सकती हैं, और जो आपका जो दिनचर्या है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, जो कि पठन पाठन और बाकी जो चीज़ें होनी है, उसमें बाधा भी आता है। ऐसा नहीं है कि फिर आप कुछ चीज़ों के लिए जीने लगते हैं, सैक्रिफाइसेस भी मांगती हैं, सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, और आप एक बहुत ही अननेसेसरी, बहुत से ऐसे क्या कहेंगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे होंगे जो आप प्लान नहीं करते हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट वो होते हैं।
और फिर कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों के लिए काम करना होता है और अपना जो थॉट प्रोसेस है वो भी उन चीज़ों पे लगाना पड़ता है। तो इट्स गुड टू डिज़ायर वेरी स्ट्रांगली, बट ऑल्सो वी हैव टू, जो मुझे समझ में आया देखते हुए, कि थोड़ा सोच समझ के डिज़ायर करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी हो जाएंगी। और जब पूरी हो जाएंगी तो क्या करिए, कैसे संभालिएगा, उसका भी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहले जो बड़ी डिज़ायर जब पूरी होती है तो उसके बाद डेविएशन आता है, और चूंकि डेविएशंस अगर आपने प्लान आउट नहीं किए हैं तो दो सेम डिज़ायर्स, द फुलफिलमेंट ऑफ द सेम डिज़ायर्स कैन लीड टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स आउटकम इन एग्जिस्टेंस। सॉरी, आप हर एक लाइट क्वेश्चन का थोड़ा गंभीर। नहीं सर, मैं बहुत प्यार से सुन रहा हूँ और मैं इसको आराम से सुनूंगा, बट सर क्योंकि वाइडर ऑडियंस डेफिनेटली, तो definitely, and I think we are discussing simple things for जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ चुका है, दैट इज सर। इरमा है एंड देन आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम भी करते हैं सर। सो इफ़ वी गेट टू नो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो अभी तक आपने किए हैं, एंड क्या अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स इस सेक्टर को लेके, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे डेवलपमेंट सेक्टर में भी जो लोगों की मिथ है वो कितनी गलत है कितनी सही है, उसमें भी अगर आप थोड़े मतलब बहुत ही जो बैचेस आ रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, Sure. या जो बैचेस हैं वो भी समझ जाएं, ऐसा कुछ अगर आप बता सकें तो। श्योर, I'll do my best, try my best. So देखिए, इसको थोड़ा सा वर्गीस कुरियन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो मैं उनके नज़रिए से देखता हूँ तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखती हैं। अदरवाइज़ आपके पास इतने ढेर सारे व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे पास इतने ढेर सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि कहीं पर भी उसमें एक्शनेबल पॉइंट्स डिराइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी डेवलपमेंट अगर आउटकम या डेवलपमेंट की प्रोसेस को आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किस लेवल पर उसका इन्फ्लुएंस देखा जाएगा। ज़्यादातर समय क्या होता है कि हम ये ढूंढने में लगे रहते हैं किस लेवल पर डेवलपमेंट प्रोसेसेस इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन किस लेवल पर इन्फ्लुएंस दिखेगा उसको हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ श्योर। तो जैसे अगर डॉक्टर कुरियन अगर सिर्फ मिल्क सेक्टर या डेयरी सेक्टर के बारे में सोच रहे होते और किसान दिमाग में ना होता उनके, डेयरी फार्मर दिमाग में ना होता उनके, एक टिपिकल डेयरी फार्मर की दिक्कतें क्या हैं, तो क्या इतना बड़ा डेयरी एक्सटेंशन सर्विस थ्रू ऑपरेशन फ्लड वो कभी स्टैब्लिश करने का सोचते भी? आप ये सोचिए। तो जब आप, कई लोग कहते हैं डोंट काउंट द ट्रीज ओनली ऑल द टाइम बट लुक एट द फॉरेस्ट एज वेल। आई वुड हैव kind of a very related opinion on that. I mean, you have to count the trees. You have to think about a very typical tree which you will find in a forest, and if you expand it carefully, you will be able to take care of the forest also. You can regenerate it also. So अगर आपने जो आपका फील्ड वर्क भी है, अगर आप देखिए इरमा में जो विलेज फील्ड सेगमेंट है, विलेज फील्ड सेगमेंट क्यों हम सीधे ही मिनिस्ट्री में नहीं चले जाते हैं, क्यों हम सीधे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं जा रहे हैं, क्यों हम घरों में जा रहे हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि जाके और घरों में मत जाइए, रुकिए भी उनके साथ, क्यों नहीं हम आपको होटल्स और लॉजेस में कह रहे हैं रुकने को, उन घरों में रुकने क्यों कह रहे हैं? कि आप कहीं ना कहीं वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके ओवर 8 to 10 periods of 8 to 10 weeks of stay that you're going to have, उसमें जो एक व्यू पॉइंट आपको डेवलप होगा कि क्या कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है, या फिर नरनपुर एक्सप्रेस अगर आप गेम देखिए तो वो भी आप एक फार्मर की पर्सपेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बार हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट प्रोसेसेस के इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज़्यादा और ये चूँकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो कई बार हो भी जाता है कि हमारा 90% जो रिसोर्सेज हैं, मेंटल स्पेस है, वो इस पे जाता है, लेकिन जो उसका रेसिपिएंट है उसको हम एज ए बेनिफिशियरी समझते हैं, बल्कि वो डिसीजन मेकर है। तो सबसे बड़ा जो एक मेंटल शिफ्ट मुझे लाना पड़ा अपने काम करने के दौरान वो ये था कि ये जो एक टिपिकल, चूँकि मैं इरमा से आता हूँ तो डेफिनेटली आई विल हैव टू केयर अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ढेर सारा रैशनैलिटी के फ्रेमवर्क में होता है। अगर उसको एक्सीडेंटल समझा या हमको लगा कि हमने कुछ ऐसा पॉलिसी दिया और उसका रिस्पॉन्स सीधा साधा सिंपल ऐसे ही मेरे पास आएगा जो मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ,
तो एक जो एरोगेंस इन पॉलिसी मेकिंग है कि मैं जानता हूं सब कुछ, उसको पहले लीव करना, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहला मैं समझूं कि मैं एक्चुअली एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स पॉलिसी रेसिपिएंट के साथ काम कर रहा हूं, जो कि एक डिसीजन मेकर है, जो कि उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना आपका एक अर्बन कस्टमर है। जब तक मैं ये शिफ्ट नहीं लेके आया, तब तक मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था इंडिविजुअल्स को समझने में एज एन इकोनॉमिस्ट, एंड दैट टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट एंड अप्रिशिएट दैट। क्योंकि उसके समझ जब तक ये समझ में नहीं आती है, तब तक होता क्या है कि गवर्नमेंट्स and CSR firms, CSR organizations, other kind of donors, they are implementing, designing huge programs. But उनको एक गैप दिखता है जब टेकअप की बात आती है। टेकअप इन द सेंस इम्प्लीमेंट, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद किसी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द वाटर। ओके। पर अगर उसको वाटर है ये समझ में नहीं आ रहा है, या उसको वाटर पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा जो थर्स्ट है उसको क्वेंच कर सकता है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट दैट यू हैव डिजाइंड। That is why we are teaching it in the ambit of the management discipline. We are designing products, we are designing solutions, we are providing managerial solutions to development problems. We are not providing development solutions to development problems. We are providing management solutions, managerial solutions, business type solutions to the problems in rural areas. और business solution हर समय economic agent या जो आपका एक individual customer है उसको सोचते हुए डिजाइन किया जाता है। तो ये जो हमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, उसमें हम एक एंटिटी को सोच पाएँ या उस टाइप की कितनी एंटिटी उसको समझ पाएँ और उसके हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन आप कर रहे हैं। डेवलपमेंट और सेगमेंटेशन की क्या ज़रूरत नहीं है। क्या हर एक एसएचजी की महिला सेम दिखेगी? क्या उसकी सबकी ज़रूरतें सेम हैं? क्या उसको 15,000 के रिवॉल्विंग फंड में उसका काम हो जाएगा? क्या पता कुछ महिलाएं उसमें से बेटर हो चुकी हैं। आपके पास क्या ऐसा प्रोग्रामेटिक एलिमेंट है जो उसके जब वो ग्रो कर रही है एसएचजी की वजह से, वो एसएचजी के फोल्ड में रह पाए, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोग्राम्स को, अपने डेवलपमेंटल एफर्ट्स को देखना पड़ेगा कि कैसे वो रेलिवेंट रह सके बियॉन्ड द ग्रेजुएशन जो अप्रोच है जो हम बात करते हैं आजकल। वो ग्रेजुएशन जो अप्रोच हम चाह रहे हैं वो हर एक स्टेज के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। सर जैसे कि हम भी पार्टिसिपेंट हैं इन पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर आप यू वर्क विद गुड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फॉर अ पीपल लाइक अस जो कि हु आर इन इरमन एक्चुअली, एंड सो इफ वी वांट टू एलिवेट आवर करियर इनटू डेवलपमेंट सेक्टर, सो हाउ डू यू सी कि क्या ट्रैजेक्टरी हमारी होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस हमारे होने चाहिए, और हाउ शुड वी, क्या कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है या फिर सिर्फ एम्पैथी विल वर्क, या एम्पैथी इज मस्ट और मस्ट नॉट? क्या प्री रिक्विजिट कंडीशन है इफ़ वी रियली वांट कि आप इस सेक्टर में भी रहें एंड यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट इन टर्म्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज आल्सो? नो डेफिनेटली आई थिंक इरमा का जो 2 ईयर का प्रोग्राम है वो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करता है both on the technical front as well as on the front of developing the right set of emotions that you're calling as empathy, because of the kind of engagement you have for like couple of years starting from the pre midterm pre-term 1 actually, वो जो हमारा इंट्रोडक्शन राइट। सो एक एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली है यहाँ पर उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस चीज़ का इवन बर्थ लेने के लिए बहुत ही जो प्रोग्राम का जो ओरिएंटेशन है वो इस चीज़ के अराउंड डेवलप किया गया है। तो 2 चीज़ें कहीं, एक तो पार्ट जो आपने कहा कि एम्पैथी क्या सफिशिएंट है, नहीं एम्पैथी सफिशिएंट नहीं है, इट डजंट रिक्वायर, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट्स से इफ आई एम द सन of a very fantastic medical doctor and I have a lot of empathy for my patients, my father is not there and I want to operate upon you because I empathize with you. My father is not there, who is actually the physician, but I am there and I don't want to see your broken arm, so I'm going to operate on this now, right? You would not lend me your broken arm even if I have the best of the intentions for you. तो वो तो नहीं पॉसिबल है। और कहीं से भी जो ऑपरेशन से रूरल सेक्टर में कहीं भी कम कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसकी उतनी ही जटिलता है जितना एक मानव शरीर के साथ छेड़खानी करने में। तो अगर उसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर अगर आपका स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए हैं तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, राइट? तो डेफिनेटली, बट अगर डॉक्टर के पास एम्पैथी है तो वो और ज़्यादा ध्यान से अपने पेशेंट्स को देखता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द राइट सेट ऑफ टेक्निकल स्किल्स, दीज क्वालिटीज विल ब्लॉसम
योर कैरियर। तो अगर आप सिर्फ एम्पैथी पे ड्राइव करते हैं या फिर एक बहुत ही क्या कहेंगे ड्राई स्किल्ड इंडिविजुअल होके निकल रहे हैं विदाउट एनी एम्पैथी, ये दोनों ही पहला वाला ज़्यादा रिस्की है कि आपके पास सिर्फ एम्पैथी है और स्किल कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। तो वो ज़्यादा इससे इसके बजाय एक ड्राई स्किल विल वर्क। हाँ, ऑन एन एवरेज इज लाइकली टू वर्क बेटर। बट जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है और इनमें दोनों को कंबाइन करता है। एंड मैं इसको बड़ा दिस इज़ वन एरिया दैट व्हाट देवम वाज सेइंग इन द बिगनिंग कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस एक्चुअली दोनों फ्रंट पर है। इस एम्पैथी को भी डीप रूट करना, बट एम्पैथी विद ए पर्पस। एम्पैथी अगर आप क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है किसी चीज़ की, एम्पैथी इज ऑल्सो अनलिमिटेड सप्लाई। तो अगर आपने उसको चैनलाइज करना हमने नहीं सीखा उसको, तो वेरी सून विल ड्राई रन आउट ऑफ आवर इमोशंस एंड देयर इज नॉट मच लेफ्ट। तो उसका भी एक सही तरीके से चैनलाइजेशन हो। और स्किल को अगर हमने उसको स्किल के थ्रू, टेक्निकल स्किल्स के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमने बैक किया, एक्सपीरियंस के थ्रू बैकअप किया हुआ है उसको, तो उसका प्रॉपर ऑक्यूपेशन मिलेगा। और जो उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा उससे आपको अपने पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा और प्रोसेस पे भी कॉन्फिडेंस होगा। इनफैक्ट ये एक इरमा इज ए प्लेस विच इज़ वेरी वेरी अनअपोलोजेटिक and it feels very strongly about a kind of it's a management school which is committed to bring about meaningful changes in the rural parts of India. I would also like to impress upon there is no such thing as a rural individual or rural household. There are households in rural areas. There are individuals. There is no such thing as a rural or urban person. Rural person and urban person. अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं निकल के आता है। तो इसीलिए ऑल्सो एटलीस्ट फ्रॉम इरमा साइड वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जब हम इसको जब हम एक्सप्रेस भी करें तो वी कंटेक्चुअलाइज इट केयरफुली कि गंवार घरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। घर जो ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं, दे आर वेरी इक्वल हाउसहोल्ड्स, दे आर फार मोर at times, their vision, their consciousness is as clarified as anybody else in the sector. So that's why I'm saying that we stand and we own the whole, the responsibility of bringing those innovations as far as managing the rural sector in India is concerned, and that's what we're doing here. Fair enough, sir. So by far, so we got to know कि this sector can give you a lot more than you expect or a lot more than you think. अगर आपके पास एम्पैथी है तो भी आप एम्पैथी एंड स्किल के कॉम्बिनेशन से यू कैन गो किसी भी सेक्टर के मुकाबले बहुत आगे जा सकते हैं। एंड बाय फार आई हैव ऑल्सो सीन सर कि देयर इज नो डर्थ ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑल्सो एज सच। तो मुझे जितना मेरा रियलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ अभी अगर देखा जाए देयर इज सो मच टॉक ऑन सस्टेनेबिलिटी, सो मच टॉक ऑन ऐसे जो गोल्स हैं। सो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इरमन्स पे भी है एंड वी हैव अ ग्रेटर चांस टू शाइन कंपेयरिंग टू मेनी अदर कॉलेजेस, राइट, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपोजर, वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। नाउ सर जैसे कि अब हम एंड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, बाय फार जो क्वेश्चंस मुझे पूछने थे वो कई बार तो मेरे सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में ही आ चुके हैं, बट तब भी इरमन स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे पूछना भी था एंड दिस इज वेरी पर्टिनेंट टू इट कि आपके लिए मतलब वाई इरमा, आपने भी लोगों से इंटरव्यू में सर पूछा ही होगा वाई इरमा so, कई बार नहीं भी पूछा है तब भी बताया है ठीक है, आपने भी पूछा होगा लोगों क्योंकि लोग इसका थोड़ा सा उनको लगा कि ये पूछा नहीं, पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया, इसको तैयारी करके आए हैं क्योंकि सर मेरे 2 साल तो निकल जाएंगे बताते बताते कि वाई इरमा, बट व्हाट पॉसिबिलिटी यू सी इन इरमा एंड व्हाट इज इरमा फॉर यू, what are Irmans for you in general and what हम क्या डिफरेंट और कर सकते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सबको साथ में लेके अगर आप एड्रेस करना चाहें। राइट मतलब इरमा से रिलेटेड आपके जो भी व्यू पॉइंट है ना सर, जो आपको, बिकॉज जो मैं जितना सोच सकता हूँ उससे ज़्यादा आप उससे बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, सो आप इरमा से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि रिलेवेंट है फॉर इरमा, फॉर इरमन, फॉर पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू इरमा or people who are in IRMA
आपको जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं प्लीज आप Sure. पहले मैं वेरी क्विकली आई जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ हाईलाइट कि मैं इरमा की तरफ क्यों आकर्षित हुआ, और इट वाज इनिशियली आई except the fact that definitely I do share the alma mater of Varghese Kurian, Michigan State. उनका भी masters engineering, agriculture engineering I think he did from there. Dairy. The specific specialization in dairy. Okay. और मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का विभाग रहा, तो बहुत ही क्या कहेंगे क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। तो उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी इरमा के विषय में नहीं थी। मेरे एक सुपरवाइज़र थे इन माय डिसर्टेशन कमेटी, प्रोफेसर सतीश जोशी, जो कि 5th बैच इरमन थे। ओके। और मिशिगन स्टेट में ही वो फुल प्रोफेसर हैं। उनकी वाइफ डॉक्टर रंजनी कृष्णन 5th बैच इरमा से ही उन्होंने ग्रेजुएट किया। Nice. तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव था, और उन्होंने इनिशियली पूछ दिया कि जो भी जिस तरीके से मैं काम करना चाहता था, या जो मैं पीएचडी में जो मैंने अपना काम किया था, उनको लगा कि यहाँ लौटकर उसका जो एक अच्छा जो एप्लीकेशन है, और जहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा ये समझाने में कि मैं करना क्या चाहता हूँ। कई बार तो आप गलत संस्था में चले जाएं और काम अगर सही भी कर रहे हैं तो ये बताने में बहुत समय लग जाता है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, आप सबको एक्सप्लेन ही करते रहते हैं। तो वो मुझे दिक्कत नहीं आई। इरमा में आते ही आई टुक लाइक फिश टू वाटर, और इतना अमेजिंग ट्रांजिशन हुआ कि मैंने कभी भी, कई लोग बाहर से लौटने के बाद बहुत मिस करते हैं बाहर को। इनफैक्ट मुझे ये समझ में आया कि मैंने एक्चुअली क्या मिस किया है वहाँ रहते हुए, बाय बीइंग नॉट इन आनंद एट ए पॉइंट इन टाइम। और एक शहर का भी अपना एक चार्म था। इट्स अ वेरी स्लो मूविंग सिटी कंपेयर टू एनी पॉइंट इन टाइम एनी सिटी हियर। तो शुरुआत के समय में यही चीज़ें अट्रैक्ट करी, और बाद में ये समझ में आया जो मुझे जिस तरह के कॉलीग्स मिले यहाँ पर, आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द कॉलीग्स दैट आई फाउंड ओवर द ईयर्स। इट इज़ माई, आई एम लाइक 1 month शॉर्ट ऑफ फिनिशिंग अ डेकेड हियर। तो 10 साल का जो जीवन होता है शुरुआत का, 30 से 40 वर्ष के बीच का जो जीवन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्मिनेशन होता है आपके सारे एफर्ट्स का। तो वो भी एक इट वाज मेड वेरी आई वुड से कंड्यूसिव, had a very solid experiences in this institute, could form very strong relationships, friendly relationships with my colleagues here. और एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ से इवन सोचने का भी नहीं है कहीं जाने का कि ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मित्रों की वजह से आप जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं। तो आपको धन मिल सकता है, आपको सुविधाएं बहुत अच्छी मिल सकती हैं, शायद जो भी और जगहों पर मैंने देखा हो, या जहाँ से कभी निमंत्रण भी आया हो कि यहाँ पर आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी, यहाँ से बेटर कभी कभी मुझे लगा सुविधाएं हो सकती हैं। ऑल्दो वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ एवरी रिसर्च, एवरी टीचिंग इंस्ट्रूमेंट दैट वी वुड लाइक टू हैव। लेकिन जो एक जो आप काइंडनेस ढूंढते हैं लोगों में, वो मुझे ना मिलती। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं कहूँगा कि जो इरमा और इरमन्स, there are very few management schools like IRMA, because you find 2 types of management schools in India, predominantly speaking. One where you have a bunch of bright candidates, very sharp, very clever, very well read. Other places you will find a group of students, large number of them are very humble. IRMA has both. तो वो एक रेयर कॉम्बिनेशन, या तो आपको बहुत शार्पनेस मिल रहा था, इंटेलिजेंस मिल रहा था, और एक जगह आपको या तो बहुत ह्यूमिलिटी मिल रहा था, पर वो ह्यूमिलिटी वाज बॉर्न आउट ऑफ लैक ऑफ लेट्स से सर्टेन ह्यूमन कैपिटल, जो बिना विश का नाग होता है वैसा। बिना उसका, राइट। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जो कहिए कि कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आप ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं जो एक्चुअली बहुत ही इनकरेज्ड है, एंथुजियास्टिक हैं, काम करने को आतुर हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई बिजनेस स्कूल मैंने तो नहीं देखा है जहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हों, कि आपके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। आई हैव नेवर फाउंड दीज क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इवन इन माय अल्मा मैटर। द स्टूडेंट्स वर अ डिफरेंट एंटिटी, द फैकल्टी वर अ डिफरेंट एंटिटी, दे मेट टू एंजॉय एंड टू ऑब्जर्व सर्टेन फेस्टिविटीज़, सर्टेन ओकेजन्स टुगेदर। बट कहीं पर ये नहीं था कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन से हम लाभान्वित हो सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो एक अमेजिंग इंटरेक्शन है, वो मुझे नहीं पता इरमा में ही कैसे हुआ,
लेकिन इरमा में होता है। मैं ये बता सकता हूँ क्या क्या है, ये क्यों है, ये तो आपको मेरे जो बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने 40 साल तक, मेरे जब मैं नहीं भी था उसके पहले भी तो इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो 40 सालों से उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन करी। जो फाउंडर थे, उसके बाद जो डायरेक्टर्स हुए और जो कलीग्स आए, जो सीनियर्स आए और आज भी जो सीनियर्स हैं, ये उनकी वजह से इस तरह के लोग आए यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्ट पीपल। और लोग ऐसे ही एक्सीडेंटली अपीयर नहीं होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कुछ और लोग थे जो उनको संभाल सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट यहाँ मिला और इसी की वजह से इतना समय भी बिता पाया मैं। और आई जस्ट टू वन finish it up, I never had Monday blues working at Irma. Never. I in fact had Sunday blues. संडे है सर आपके पास? आई डाउट। अगर कोई संडे आ जाए तो मैं डरता हूँ कि करना क्या है। संडे को सर ट्रैवल करते हैं, एज पर आई नो कि संडे को सर ट्रैवल करते हैं मंडे को काम में जाने के लिए। सो संडे का सर का मतलब आई थिंक वी हैव गॉट द ग्लिम्स ऑफ व्हाट सर थिंक्स अबाउट इरमा, एंड बहुत हद तक सर हम सब सेम चीज शेयर करते हैं। बिकॉज नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है, एंड दिस इज पर्टिनेंट टू द स्टूडेंट लाइफ। यू हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स इन योर लाइफ, यू हैव बीन अ स्टूडेंट एज वेल, एंड अगर आपको कुछ बताना हो उन्हें, मतलब समथिंग जो कि आप अपने आप को बताते व्हेन यू वर इन योर 20s और समथिंग, तो वो क्या होता है? मतलब इट कुड बी ऑफ एनीथिंग। जैसे सर आपने आपकी शादी को, जिससे सर आई हैड एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद सर, सर ने शादी को लेके भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मेरे को दिया था कि कर लो कर लो, मेरे पास नौकरी वगैरह कुछ नहीं, लेकिन कर लो तो हो जाता है। सर ने कहा सो मैं करने को तैयार हूँ, बट कोई मेरे से कर लो। बट बहुत सारी सर आजकल स्टूडेंट्स हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग इन देयर माइंड इन टर्म्स ऑफ, पहले तो जैसे फैमिली सपोर्ट भी रहता था, बैकअप, बहुत चीज़ें। पीपल वांट देयर इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ आल्सो, दे हैव, अब उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ आसपास की सोसाइटी और उनके चाचा भाइयों से नहीं है, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाई थ्रू आउट दी वर्ल्ड, क्या कहाँ हो रहा है। सो अगर कोई बैठा अफ्रीका में कोई यूथ है, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाई देम आल्सो कि हमें वैसा कुछ करना है। सो मेनी इन्फ्लुएंसेस विथ लेसर बैकअप, अनसर्टेनिटी, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड गाइडेंस भी, क्योंकि लोग कम लेने लगे हैं, एंड गाइडेंस भी ले रहे हैं तो किसी का भी ले रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। आउट ऑफ दिस chaos वी सी यूथ द सोर्स ऑफ द ड्राइवर, मतलब किसी भी चीज़ के यू नो दे सीम्स लाइक अ ड्राइवर बिकॉज दे हैव एन एनर्जी टू पावर। अगर आप उन्हें कुछ गाइड करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, लाइफ, लव, जो भी आपको लगता हो, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। ये बड़ी कनेक्टेड एरियाज हैं, ये कोई आप इसको डिस्टिंक्ट करके देखना बड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि ये फीड इन करते हैं एक दूसरे में। और यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, जैसे एक पुरानी कहावत भी है कि यू नो योर वर्क शुड बी सच दैट यू डोंट मिस द प्ले एंड योर प्ले सच दैट यू डोंट मिस द वर्क। ये दोनों ही चीज़ें अपने ही काम में मर्थ ढूंढना, खुशी ढूंढना, और खुशी में ही काम ढूंढना, ये कहीं ना कहीं अगर एक साथ अगर हमने करना सीख लिया या करने की कोशिश भी अगर किया हमने, तो एक्चुअली आपको आउटकम्स भी दिखेंगे, साथ में जो प्रोसेस है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो मेरा सौभाग्य है, फॉर्चून जिसको कहते हैं, फॉर्चून इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है वो है कि मेरे पास इतना काम है करने को कि क्योंकि खाली शैतान नहीं हो पाता है, कभी खाली दिमाग नहीं हो पाता है, ठीक है। सो what I think a lot of us feel blessed is about having so much of engagement and so much of work to do कि बहुत सारी जो इमीडिएट परिस्थितियां हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, आज तक मेरे दिमाग में एक प्रश्न नहीं आया है कि मेरे बैचमेट्स क्या अर्न कर रहे हैं, और ये मैं ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ, मैंने कभी पता लगाने की कोशिश भी नहीं करी, और ये इसका एक ही कारण है कि मैं हर समय अपने ही काम में व्यस्त रहा। ये एक बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको एक पीसफुल लाइफ का एक बहुत ही नॉर्मल सा नुस्खा है कि आप बहुत, जो आप कहते हैं ना हर इंडिविजुअल अलग है, तो इसका हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो बहुत अच्छे से समझते हैं, पर जब प्रैक्टिस में लाना होता है तो इसका मतलब ये है कि दो इंडिविजुअल्स को सेम सिनेरियो में रखोगे तब भी अलग अलग आउटकम्स निकल के आएंगे, परिणाम अलग अलग होंगे। और जब आप उसको, और ये बहुत
पहले पार्ट का जो हमारा कन्वर्सेशन था, प्रारब्ध और ओनरशिप, उससे अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये वही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। तो एक तो ये समझ में आ गया कि जो मेरा जीवन है वो मेरे कारण चल रहा है, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ आज, इसका भागीदारी मेरी है। एक तो ये बड़ा सिंपल सा हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरों में इंटरेस्ट इसलिए रखिए कि आप उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रखिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा राय देने जैसी बात हो गई, बट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द ओनली पीपल रिक्वायर्ड फॉर यू, who are really urgent, who are really essential in your life, are in front of you. तो ये बड़ा अच्छा रूल ऑफ थंब था। तो मैं बहुत ही मिनिमल फ़ोन कॉल्स करता हूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो मुझे पता भी नहीं फ़ोन पे बात क्या करना है, बहुत ज़्यादा बोलना क्या है, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। तो जो शब्द हैं वो खंजर की तरह काम कर सकते हैं कई बार। तो आप जब बोलते हैं, तो अगर आप किसी को बिना देखे कुछ बोलते हैं तो उसका ट्रांसमिशन बड़ा मुश्किल है। तो आई हैव लर्न कि बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत बियॉन्ड नेसेसरी, इट इज़ ऑलवेज इट हैज़ लेड टू मैनी फेलियर ऑफ मैरिजेस। इतने संबंधों का विच्छेद हुआ है सिर्फ फ़ोन पर। फ़ोन सबसे बड़ा रीज़न हुआ है संबंधों के विच्छेद में। और मैं अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच रहा हूँ मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे पहुंचा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ दूरभाष की सेवाओं को प्रयोग करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हैं दूसरा आदमी किस दुख में या किस सुख में है। तो पहली बात तो फ़ोन पे बात को अपना थोड़ा मिनिमाइज़ करना जब मैंने सीखा, थोड़ा कंट्रोल आया लाइफ पर। दूसरा ये है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैंने पूरी तरह अवॉइड किया। एक इसका एक लाइट साइड है, क्योंकि बाकी सबके पास तो वही है, तो मुझे पता चल जाता है तो अगर 100 में से 99 व्यक्तियों के पास है तो आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, आपको पता रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं भी है, फेसबुक नहीं भी है, इंस्टा नहीं भी है, लोग नहीं देख पा रहे आप कैसे दिखते हैं, तो ऐसा कोई भी हानि नहीं है। और अगर हानि है तो वो हानि हो जाने दीजिए अगर वो हानि है तो हानि हो भी जाने दीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो सब्सटेंटिव है नहीं कुछ उसमें। जो कि बोलेगा अपने आप से वो है आपका कार्य। तो अगर आपका काम बोल रहा है और आप नहीं दिख रहे हैं, क्या कार्ल मार्क्स को कितने लोगों ने देखा शुरुआत में ही? तुलसीदास जी को किसने देखा है शुरुआत में ही? नहीं देखा ना। करपत्री जी महाराज किसने लोगों ने? वेदव्यास जी को तो किसी ने नहीं देखा है। सभी लोग कंसीव कर रहे हैं। करेक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सिर्फ सुनते रहते हैं। मैं तो, मेरा जो ग्रोइंग अप ईयर्स था उसमें से सुन के ही मैं काम चलाता था देखना तो बहुत बाद में हुआ। मतलब ये जो टेलीविजन भी कहिए या फिर बाकी चीज़ें भी हैं, हम लोग उस तरह से आ रहे हैं जब वो मुहैया हो रही थी शुरुआत में ही। तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें काम चल जाती हैं जो कि मैंने अननेसेसरी को उसके ऊपर अपने ऊपर ओढ़ रखा है। जितनी कम चीज़ें मेंटेन करने हो, रिलेशनशिप्स, गैजेट्स, इवन स्किल्स। कई बार हम 5 स्किल पे काम करते हैं एक साथ, 6 स्किल पे काम करते हैं। इससे कई बेटर है आप एक टाइम टेबल बनाओ। 2 प्रकार के टाइम टेबल जरूर बनाइए आप। एक तो है कि अगले 1 महीने में क्या करना चाहते हैं, या 2 महीने, या एक टर्म मान लीजिए आपका, एक क्वार्टर का एक टाइम है, तो आप उस क्वार्टर में क्या अचीव करना चाहते हैं। एक क्वार्टर में 1 से ज़्यादा सीरियस स्किल डेवलप करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पहले तो एक तो ये हो, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले टाइम टेबल्स भी, वो है डेली का टाइम टेबल क्या है। सो टाइम टेबल क्या करता है, एक तो आपका डेविएशन नहीं होने देता है, और टाइम टेबल हर समय अंडर अचीव्ड टाइम टेबल बनाइए। मतलब जितना आप सोच रहे हैं आप कर सकते हैं उससे कम का बनाइए, और उसको ओवर अचीव करिए। तो कभी भी ओवर एम्बिशियस टाइम टेबल्स कभी ना बनाइए, क्योंकि माइंड को एंगेज करना है। माइंड रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। तो उसमें अगर आपने स्पेस दिया किसी को भी, तो एंटर करके आपकी बाकी जो दिनचर्या है उसका नुकसान होता है। तो अगर आज मैं अगर आपको अपना सेलफोन दिखाऊं तो उसमें टू डू लिस्ट आज का लिखा हुआ है कि मेरे पास 4 बड़े काम क्या है आज करने को। तो ये अगर मान लीजिए इंटरेक्शन होना है, ये था सर, बड़े ये काम है उसमें इंटरेक्शन है क्योंकि नहीं करूंगा अचानक से आएगा तो कुछ और कार को खराब करूंगा, इसको भी खराब करूंगा। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे आपके भाषा में हैक्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये पुरानी चीज़ें हैं जो कि अभी भी उतनी ही इफेक्टिव हैं। तो ये आप कर सकते हैं। सिंपल लाइफ अच्छी करिए, डेली की लाइफ अच्छी करिए, और लुक फॉरवर्ड टू लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स में ही सब कुछ छुपा है, उसकी प्रोसेस में बहुत कुछ छुपा है, उस तक पहुंचने में बहुत कुछ छुपा है, और उसमें फेलियर भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि फेलियर, जैसे आप हर समय अच्छे फील्डर बनना चाहते हैं पर बॉल ना आए कभी हमारे पास ऐसे ही हम बहुत ही दिलेर बनना चाहते हैं, करेजियस बनना चाहते हैं, पर कभी ऐसी स्थिति ना हो जहाँ करेजियसनेस को एग्जिबिट करें, तो वो बड़ा मुश्किल है. यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू चैलेंजेस. ये चैलेंज आए जहाँ मेरे हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ना हो, मुझे लोग बिल्कुल पसंद ना करें, एकदम अपोजिट सोच रहा हूँ जो कि मैं हूँ, और उसमें क्या मैं अपना मानसिक नियंत्रण, अपना जो कार्य करने की शैली है, क्या उस पर मैं दिख सकता हूँ, क्या मैं उस पर मैं कमिटेड हो सकता हूँ कि नहीं. दैट्स हाउ यू डेवलप क्वालिटीज. तो भगवान करे आपके सामने खूब ऐसी चुनौतियाँ आएँ, खूब ऐसे ढेर सारे मौके आएँ कि जब आप अपनी क्वालिटीज़ को उभार सकें, उस पर काम कर सकें, सीख सकें, ऑटो सजेशन हो सके, दूसरों से आप सलाह ले सकें, सलाह दे सकें और इंगेज हो सके. एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग इसी में है, शेयरिंग थिंग्स विद ईच अदर. ज़्यादातर हम चीज़ें सोचते हैं कि हमें सिर्फ शेयर करना है वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को, ये सारी चीज़ों को. ठीक है, वो भी करिए, बट व्हाट आई मीन बाय शेयरिंग, जो हम निर्णय लेते हैं ना, डिसीजंस लेते हैं, डेफिनेटली लाइफ में एक दो लोग होते हैं जिनसे पूछ के लेना चाहिए. ये वो मेरे केस में, मैं चूँकि फैमिली, आई एम अ मैरिड पर्सन, सो आई डू नॉट कंसिडर दैट माई वाइफ इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, सो आई विल नॉट आस्क हर एनी मेजर डिसीजन. I would like to have a discussion with my partner, with my spouse. मित्रों में पूछता हूँ, कई बार वो उस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो उनको समझाता हूँ कि देखिए ये इस फील्ड है, ये नया चीज़ है, ये मेरे सामने एक नई चुनौती है या फिर एक नया मौका है कुछ काम करने का. आपके हिसाब से गिवन माई लाइफ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सुनने से, दूसरों के सुनने से कि क्या क्या व्यूज़ आ रहे हैं, आपके अपने व्यूज़ स्ट्रेंथन होना शुरू होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं आप. लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि किस पे विश्वास करें, ये उससे संबंधित है. तो जो कुछ कसौटी पे खरे उतर चुके हों, कुछ पैमानों पर अगर सही उतरे हों, उनसे शेयर करिए. हाँ, तो इसी तरह आप विश्वास भी डेवलप कर सकते हैं आपस में. और देर इज ए चार्म, देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू डिराइव बाय डिस्कसिंग थिंग्स विद अदर्स. दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स ग्रो स्ट्रॉन्ग. व्हेन यू डोंट शेयर your problems, you don't share what you're going through, you don't share what opportunities you have, you worried that somebody will take it away. somebody, हमारी फील्ड में ऐसा बहुत होता है कि लोग पेपर के आइडियाज़, रिसर्च पेपर्स के आइडियाज़ इसलिए शेयर कई बार नहीं करते हैं कि दूसरा लिख लेगा उस पर. तो मैं तो ये मानता हूँ कि दूसरा लिख ले तो डेफिनेटली उसको ही लिखना चाहिए था, क्योंकि आपसे कहीं ज़्यादा वो उसमें परिपक्व है. अगर सुन के कोई कार्य कर सके और बिना कुछ उसमें पूरा किए ही वो कर चुका है, तो वही कर ले, भगवान करे. मैं उस लायक नहीं हूँ. तो इस इनसिक्योरिटी भी कम होती है जब आप शेयर करते हैं चीज़ों को. तो एक सिक्योर, सिंपल, कमिटेड लाइफ, इट इज़ फुल ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि एक से काम चल जाएगा. टू मच मटेरियल हैप्पीनेस विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि वो आ कैसे रही है राइट. तो वो 2 दिन में चीज़ें खत्म हो जाती हैं. तो यू हैव टू हैव वेरी नाइस बैलेंस ऑफ स्पिरिट एंड मैटर. सो मैं यही कहूँगा आपसे. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. So this was something, and from my side, sir. But we have an audience here, and we like to see, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, so we'll take a short questions, बहुत अगर है, and sir will expect कि आपको भी. I'll give a very crisp reply. हाँ, crisp reply. ठीक है. So शुभम. So first of all, thank you so much, sir. I expected the session to be good, but I didn't know this would be so insightful and thought-provoking. So I have a question. I don't know if it would be appropriate for me to ask this, but I am doing so. I'm daring to do so to understand your resilience and your mindset. So I heard that you had severe health issues a few years back. So owing to that, did you have to compromise on any sphere of your life, or how did you mitigate that to reach where you are now? बीमारियां एक थोड़ा तो समय के साथ भी बढ़ेंगी, और बहुत सी चीज़ें कोविड ने करके रखी भी हैं हमारे सामने. तो और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं yes, few problems I did have on account of this जो आप कहते हैं ना occupational hazard है. तो बोलने का मेरा प्रोफेशन है, तो बोलने से संबंधित दिक्कतें हैं, वोकल कॉर्ड्स में कुछ इश्यूज़ हैं. बहुत देर तक जो एक क्लासेस ले पाने का जो क्षमता थी 4 घंटे 5 घंटे, वो नहीं है.
तो मैं अब मैक्सिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे तक बोलने का कोशिश करता हूँ। तो ये तो मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया उसका। बट उसी के हिसाब से उसमें कहीं पर भी कुछ दिन तो परेशान रहा, 5-10 दिन तक लगा कि यार ये तो एक प्रकार का डिसेबिलिटी है कि अगर आप बोल ना पाएँ, या फिर डॉक्टर ने बताया कि गाना मत गाइएगा। ऐसा नहीं था बहुत गाता था कभी, क्योंकि ऐसा वॉइस ही नहीं है कि गाना बहुत मन में ही सोचता रहता था गाना भी मन में ही गाते हैं तो थोड़ा सा डिसेबिलिटी फील हुआ, लेकिन उसके बाद ये समझ में आया कि इसका भी कुछ अच्छा ही परिणाम होगा। तो लिमिटेड बोलें, उतना ही बोलें जितना दूसरों को दुख ज़्यादा ना हो, और कम बोलेंगे तो दूसरा भी उतना ही कम बोलेगा जितना हमको दुख ना हो। तो उससे फ़ायदे बहुत हुए और हाँ, इसकी वजह से जो मैं एक कह सकते हैं एक इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं जो ट्रेनिंग्स करता था, एक्सटेंडेड ट्रेनिंग्स करता था जो एग्जीक्यूटिव्स की होती हैं एमडीपी में, वो अब कम करता हूँ। वो पहले भी कम कर दिया था 2017 के बाद ही, और अब कम हो गया है। और जो अवशेष समय है वो रिसर्च में ज़्यादा देता हूँ, या तो क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, या फिर मैं खुद पढ़ता हूँ। तो ज़्यादातर जो दिन का समय है वो इसी तरीके से जाता है, पढ़ने और पढ़ाने में। तो मेरे ख्याल से और फोकस आया है और कंसंट्रेशन बढ़ा है जो करना चाहता था, तो इसी तरीके से मैंने लिया है उसको। थैंक यू सर। दिस इज़ वेरी क्लीशेड। हाँ, ना 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 वो नहीं सर। Sir, apart from the academic things that you read, like research paper and all, like if you read another book, so what would you suggest, like the people like us should read? Like this would give us some idea about life and thinking and all that. तो मैंने इधर बीच संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने की कोशिश करी है, और इट्स ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत पुराना पुस्तक है ये, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट केम आउट समवेयर इन लेट 1940s अर्ली 50s, और आज तक 3 ही उसके एडिशंस आए हैं। और एक जो पूरा एक जो इंडियन लैंडस्केप है उसको बिना ट्रेवल किए हुए मैंने फील किया थ्रू द ऑथर। तो संस्कृति के 4 अध्याय, जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की, उसको समझना, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हुआ कि इसका जिम्मेदारी है मेरा मुझे समझना। तो अभी तक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा ही फ्लिम्सी सा था, तो मैं इसको जो रिकमेंड करूँगा। और अगर समय मिले और मौका मिले तो जो पहला अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, वो आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव because it is this first canto of Srimad Bhagavatam is being spoken to an individual who is about to die in 7 days. So it must be the case that the person must be asking very right set of questions. तो वो जो स्थिति है, जिस परिस्थिति में इसका निर्माण हुआ है, इसका जो सृजन हुआ है, जो फाउंडेशन है, वो स्थिति बड़ी यूनिक है। और उसकी उन चीज़ों की मनोदशा को समझना, और जो स्पीकर है he himself is a very well-renowned speaker. He is the son of Ved Vyas, Shukdev Goswami. He is speaking that. और कई वर्षों बाद जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं वो सुद गोस्वामी जी ने बोला है। इट्स ए 1 month रीड मिनिमम। डेली आप आधे घंटे 1 घंटे देख सकते हैं। डोंट रीड इट जस्ट एज ए स्क्रिप्चर और एज ए स्पिरिचुअल awakening. It may happen, it may not happen, but at least knowing your history is very important. So ये 2 पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। Thank you. Good evening, sir. Sir, as Mahatma Gandhi quoted, that real India live in its villages, and from the last 75 years, there is need to strengthen the rural economy. But there is like what I have seen that where are the policy makers lacking, or what is the scope of improvement in rural economy? रूरल इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज हुए हैं लास्ट 75 ईयर्स की जो बात कर रहे हैं। और उसकी वजह से चूँकि अगर हम सिर्फ गाँवों को सिर्फ हम इस तरह देखते हैं कि वो वोटिंग के आउटकम्स हैं वहाँ पर सिर्फ हमारे लिए, और उस तरीके से सारे नैरेटिव्स को अगर हम डिज़ाइन करें
तो मेरे ख्याल से उससे एक जो मेन पॉलिसी डिबेट्स हैं या जो पॉलिसी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका पूरा जो यूज़ होना है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं. सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्पेस और पॉलिटी स्पेस और पॉलिसी स्पेस को डिस्टिंग्विश कर पाना रूरल स्पेस में बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक सम ऑफ दिस इज़ व्हाट IRMA केम अप फॉर, is to kind of see those underlying and distinctions and compartments that are there in the rural parts of India, and also see the exchanges among them. So I think somewhere the work that we all of us are doing here, that so many alumni that we have, more than 5,000 alumni now, I think, if I'm not 4,000 alumni that we have, I think most of them, and even the ones who are so called in as we say that they are not in the development sector, they are also contributing very similarly to that whole idea. So इस स्पेस को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है. Thank you, sir. Hello, sir. So sometimes I feel that this development sector is thriving on a certain contribution from corporate sector, whether it's in form of CSR, grants, donation, taxes. So like what can we do so that development sector sustains itself without being dependent on corporate sector? नहीं, डेवलपमेंट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर में कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो नहीं है, ना ही इन्विसाज भी किया गया है. मेरे हिसाब से जो CSR की जो परिकल्पना जो पॉलिसी डिज़ाइन इंडिया में करी गई थी वो थोड़ा डिफरेंट थी वेस्ट में से. वेस्ट में कॉरपोरेशंस CSR को एज ए ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरह करते थे. इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो CSR का एक बड़ा जो एक अगर आप इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसमें था कि जो आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट्स थे CSR के नाम पे 22,000 करोड़ रुपए CSR में आते हैं. और इंडिया में उस समय अगर आप देखें 2 लाख करोड़ सिर्फ एक सेक्टर से, एक मिनिस्ट्री से इन्वेस्टमेंट होता है. तो कहीं भी CSR मनी इज़ लाइक पीनट्स इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट बजट ऑफ इंडिया. तो इसलिए इसकी जो इमेजिनेशन थी, जो इसका जो विजुअलाइजेशन था बाय द पॉलिसी मेकर्स, वो कहीं ना कहीं इसलिए ऐसे था कि CSR विल जनरेट एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल लैब्स. सो जो कंपनीज़ हैं, चूँकि उनके अंदर बेसिक क्वालिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी, रिसोर्स एलोकेशन, उनको अगर हम डेवलपमेंटल आउटकम्स के साथ अगर मर्ज करें तो क्या इस तरीके के स्कीम्स, इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशंस के आ सकते हैं जो कि सरकार जब अपने क्षेत्र में जाए और पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करे तो उनसे लर्न करके उसको स्केल अप कर सके. ये बेसिक आइडिया था CSR का. और कई लोग हम अभी भी इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसी में कमिटेड हैं कि कैसे उसको वापस वो CSR का वो पार्ट लाया जा सके जहाँ पर द कंपनीज आर वर्किंग टू जनरेट द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर नहीं है कंपनीज की तरफ से विद द हेल्प ऑफ द CSR फंड्स, तो फिर CSR का पैसा और बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल होगा. दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द CSR सेक्टर शुड इवॉल्व इन इंडिया. दोनों में कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं. No. Sir, I'll keep it short. Sir, Robert Chambers in his book Putting the Last First had mentioned about the concept of core and periphery, right? A lot of people are in the periphery and who are trying to move towards the core. As you are saying, there's efficiency, there's money, there's knowledge. And as researchers and academicians, I know during your heydays, you would have spent a lot of time in the villages itself. For example, if you have a problem statement in your mind, you always try to find answers that are related to your problem statements. That must have happened in the past. As the duties and responsibilities grow, you have, now you're teaching in a college. How do you, and it seems impractical also for somebody to spend all his entire lifetime in villages. But then how do you create a perfect balance between researching but in tandem with the aspirations and everything that is going around in the households that are in the rural area? Right. It's a it's a fascinating question, very thoughtful. Also, this is something which continues to be a challenge. Is given the current set of engagements and the kind of the developments that
we see in and around the education space in India, it's always a challenge to kind of remain committed to your core research areas, which largely are dependent upon the kind of time and the kind of engagement you can have with in this case, the households in rural areas. And it continues to be a challenge in that way. So different colleagues have different approach to that. Some of them have been able to bridge this gap between them and the villages is by being very participative in your VFS, right? So they have worked with you, they have tried to understand, they have a set of questions that they want you to ask, and a lot of my colleagues do that actually. And it's some of the finest research at IRMA happened because of the VFS engagement of the students, and the faculty could derive those insights. Some of us took a slightly different route, where we engaged with rural institutions through our projects and all. So a lot of these things come through consulting engagements. But one thing which IRMA taught us very well is not to take a consulting assignment as a way to generate economic resources for us, but as a way to understand the rural realities and provide solutions. And this is ingrained because at the end of the day, my salaries are already paid up for. So I have the liberty and freedom which maybe other organizations working with soft money will not have, is to really commit ourselves when we are there in the field. So, and IRMA as a place, even though with all the teaching load and everything, is our teaching time is very qualitatively high, but quantitatively it's highly rationalized. So we do teach like for 3 to 5 months a year, and because it's one program, it's one flagship program. So how much one faculty would have a portion. So we get a lot of time to engage with the rural parts in India. It's those 3 to 5 months and that too also we are teaching like two times a week or 3 times a week. So even then also the engagement is going on. But of course, it's not comparable to an ongoing, ethnographic way of doing work in the villages. And that is why some of us switched to quantitative research, where we conducted these larger scale surveys. We have been trying to build up repositories of people, tracking the same people over a period of time. It's kind of challenging. A lot of policy making happens because we are able to see the same set of individuals over large periods of time who have been exposed to various types of policies, who have been exposed to various types of shocks and all of those things in the system. So आप एक वर्ड व्यू बना पाते हैं जब आप सेम इंडिविजुअल को बहुत लंबे समय तक बार बार देखते हैं. तो इस समय जो मेरा कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के डेटा सेट्स को इंडिया में जनरेट करने का, उसका यूज़ बढ़ाने का. लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस आर हैपनिंग. वी डू अ लॉट ऑफ डेटा शेयरिंग विद पीपल एल्सवेयर. वो भी उन डेटा सोर्सेज को देखें, उन हाउस होल्ड्स के बारे में देखें, लिखें, समझें, डिस्कस करें. सो अ लॉट ऑफ इट इज़ नाउ कोलैबोरेटिव इन नेचर. And even non-collaborative, it doesn't require that us to be there all the time if any of our data is being used. So I think we are exploring a lot of these mediums कि हम जितना हो सके उससे ज़्यादा सीख सकें अपने जो एक्सरसाइजेस हैं, कंसल्टिंग एक्सरसाइजेस हैं या रिसर्च ग्रांट एक्सरसाइजेस हैं. तो इस तरीके से हम गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल द ऑडियंस. थैंक यू एवरीवन. अगर यहाँ तक अगर आपने सुना है तो थैंक यू सो मच सर हमारे आने के लिए यहाँ पे. इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर लिसनिंग टू यू. मुझे शायद किसी को भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जैसे कि महेश ने बोला कि थिंग्स कुड बी सो इनसाइटफुल. आई होप कि आपको भी अच्छा लगा. No, this is so as I said, it's very encouraging given the kind of observations you had and colleagues had here. So it's very insightful in that sense, and feel very, very encouraged to do whatever we are doing in a more meaningful way, in-depth way. And thank you so much for having me here. Grateful to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. With this, we'll end this session. We're looking forward for the next session. Thank you. Best wishes with the series. Blessings, sir. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.